Welcome to Medify. So let's start microbiology. Today we'll discuss about transplant and cancer immunology. This is the last topic of immunology. Let's start transplant immunology. In transplant immunology, what is transplant? So transplant is simply transfer of a graft or organ from one site to another. मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ग्राफ्ट का यानी कि ऑर्गन का चले जाना. व्हाट इज ग्राफ्ट? ऑर्गन. ठीक है, टू अनदर साइट. अब वो डिपेंड करता है कि अलग ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में गया है कि सेम ह्यूमन में साइट चेंज हो गई है. ठीक है, उस बेसिस पे बात करते हैं अपन कि जिससे ग्राफ्ट लिया गया है, मतलब जो जगह देता है वो है डोनर, और जिस पे गया है जो कि पाता है ग्राफ्ट को उसको बोलते हैं रेसिपिएंट. ये तो पता होगा डोनर रेसिपिएंट क्या होते हैं. ठीक है, देन वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसप्लांट. क्या कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसप्लांट? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन. ऑर्गन के बेसिस पे क्या ट्रांसप्लांट क्लासिफिकेशन है कि भैया किडनी ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है कि लीवर ट्रांसप्लांट है, बस. या ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, उसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई कर दिया एक तो. सेकंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल साइट, मतलब एक जगह से एक एनाटॉमिकल साइट से कोई एक ऑर्गन हट गया है तो वो ऑर्गन उसी एनाटॉमिकल साइट पे आना चाहिए या डिफरेंट एनाटॉमिकल साइट पे जाना चाहिए. उस बेसिस पे अपन ने ये दो बांटे विच इज ऑर्थोग्राफ्ट, ऑर्थोटोपिक ग्राफ्ट एंड हेटरोटोपिक ग्राफ्ट. सो व्हाट इज ऑर्थोटोपिक ग्राफ्ट? ऑर्थोटोपिक ग्राफ्ट सेज सेम साइट, सेम एनाटॉमिकल साइट पे तुम्हारा ऑर्गन जाना चाहिए. कहाँ जाना चाहिए? सेम एनाटॉमिकल साइट पे तुम्हारा ऑर्गन जाना चाहिए. नेक्स्ट इज हेटरोटोपिक ग्राफ्ट. हेटरोटोपिक ग्राफ्ट सेज दैट कि एबनॉर्मल और डिफरेंट एनाटॉमिकल साइट, बता रहा हूँ मैं, दोनों के एग्जांपल दे रहा हूँ. डिफरेंट एनाटॉमिकल साइट. फॉर सपोज किडनी ट्रांसप्लांट. किडनी ट्रांसप्लांट, मैंने एक ह्यूमन से लेफ्ट किडनी निकाली है, तो क्या मैं उसको हार्ट की जगह पे लगा सकता हूँ क्या? नहीं लगा सकता. तो क्या मैं उसको राइट किडनी की जगह लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता. अगर मैंने लेफ्ट किडनी निकाली है सो इट शुड बी सेड दैट कि ये भी सामने जो रेसिपेंट है उसकी बॉडी में लेफ्ट साइड पे लगनी चाहिए. तो ये है ऑर्थोटोपिक ग्राफ्ट. ठीक है, ये हो गया ऑर्थोटोपिक ग्राफ्ट का किडनी ट्रांसप्लांट एग्जांपल हो गया. कि सेम ये लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है. लीवर कभी भी पूरा ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते अपन. लीवर के लोब्स होते हैं, वो लोब्स कटते हैं और वो वही पोजीशन पे उसी लोब को अपने को दूसरे से काट के लगाना पड़ता है उसमें. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो सर हेटरोटोपिक ग्राफ्ट. स्किन, जो स्किन ग्राफ्टिंग होती है अपनी बॉडी में से. फॉर सपोज मेरे हाथ पे कुछ लग गया था, एक्सीडेंट हो गया था, मेरा हाथ जल गया, ऊपर से मेरे हाथ की पाम की स्किन जल गई है. तो क्या होगा, मेरी बॉडी में से पाँव की स्किन निकालेंगे और पाम पे लगा देंगे. तो क्या ये सेम एनाटॉमिकल साइट है? क्या नहीं, डिफरेंट एनाटॉमिकल साइट है. तो ये होता है स्किन ग्राफ्ट, जो कि हेटरोटोपिक ग्राफ्ट होता है. ठीक है, दिस इज स्किन ग्राफ्ट, इसका एग्जांपल. और ये बहुत सारे होते हैं. देन वी टॉक अबाउट बेस्ड ऑन ग्राफ्ट कि भैया ग्राफ्ट जो है क्या वो जिंदा है या मर गया. ऐसे ही लिखा है बुक में लिखा है लिविंग नॉन लिविंग. बताता हूँ मतलब क्या है. जो ग्राफ्ट वाइटल है मतलब वो काम कर रहा है. मतलब समझ लो तुमने अगर सर्जरी देखी होगी यूट्यूब की वीडियोस में अभी तक, या अभी तो सेकेंड ईयर, हाँ तो सर्जरी के पोस्टिंग में जाओगे तो सर्जरी देखने को मिलेगी. वहाँ देखना कभी लंग की सर्जरी अगर तुमको देखने को मिलती है तो बॉडी से बाहर आके भी लंग इन्फ्लेट होता है और डिफ्लेट होता है. हार्ट जो होता है बॉडी के बाहर आके पंप करता है फॉर सर्टेन टाइम, लेकिन करता है, और उसी टाइम के अंदर बाईपास करनी पड़ती है. समझ में आ रहा है? सो दीज आर वाइटल्स. ये होते हैं वाइटल ग्राफ जो लिविंग, और इसको बुक में बोला गया लिविंग ऑर्गन्स. मतलब किडनी हो गई, लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, ये सब लिविंग है. वाइटल ऑर्गन्स यानी कि हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लंग हो गया, एटसेट्रा भी हो गए, है ना. और भी बहुत सारे होंगे, तुम सबको थोड़ी बता रहा हूँ. तो बेटा गॉट स्टैटिक ग्राफ्ट. स्टैटिक ग्राफ्ट नॉन लिविंग. बोन ट्रांसप्लांट. बोन इज नॉट लिविंग. तुम बोन को बाहर निकाल दोगे, बॉडी के अंदर रखोगे, बोन का साइज शेप सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला. ना वो की फंक्शन करेगी बॉडी के बाहर. ठीक है, बोन हो गया, स्किन हो गई, है ना, बोन हो गया, स्किन हो गई, आर्टरी हो गई. ये सारे होते हैं नॉन लिविंग ग्राफ्ट यानी कि स्टैटिक ग्राफ्ट में अंदर आते हैं. तो अपन ने अब तक 3 बेसिस पे देखा क्लासिफिकेशन ऑफ ग्राफ्ट. सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन, किडनी ग्राफ्ट है कि लीवर ग्राफ्ट है, ये सारे. सेकंड अपन ने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल साइट, कि सेम एनाटॉमिकल साइट पे लगा रहे हैं कि डिफरेंट एनाटॉमिकल साइट पे लगा रहे हैं. सेम में देखेंगे तो ऑर्थोट्रोपिक, डिफरेंट लगेंगे तो हेटरोट्रोपिक.
देन थर्ड अपन किसके बेस पे देखा, ऑन बेसिस ऑफ ग्राफ्ट कि भाई वो वाइटल है कि स्टैटिक है. लास्ट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज जेनेटिक रिलेशनशिप. जेनेटिक रिलेशनशिप, जेनेटिक रिलेशनशिप मतलब जो तुम्हारा ग्राफ्ट है वो तुमसे कितना जेनेटिकली डिस्टेंस रखता है. सुनो ध्यान से, सबसे पहले आता है इसमें ऑटोग्राफ्ट. ऑटोग्राफ्ट सेज दैट सेल्फ टिश्यू मतलब एक ही बॉडी का टिश्यू उसी बॉडी में लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ टिश्यू. क्या बोलते हैं, एक ही बॉडी का टिश्यू उसी बॉडी में लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ टिश्यू. फॉर सपोज मैंने उसका एग्जांपल दिया था पाम वाले का. अगर मेरा पाम जल जाता है तो मैं अपने पाँव के डॉक्टर जो होंगे वो मेरे पाँव की स्किन काट के मेरे हाथ पे लगा देंगे. सो इट इज ऑटोग्राफ्ट, मेरी स्किन मेरे को ही जा रही है. ठीक है, तो इट इज व्हाट, इट इज ऑटोग्राफ्ट. तो इसमें जेनेटिक का कोई चेंज आएगा नहीं, जीन सेम है, सेल सेम है, सब कुछ सेम है. ठीक है, तो दिस इज ऑटोग्राफ्ट. स्किन ट्रांसप्लांट, ठीक है, स्किन ट्रांसप्लांट हो गया. या फिर ये भी हो सकता है कि तुमने देखा होगा कि जब बाईपास होता है तो बाईपास में लोग बोलते हैं कि पैर से नस निकाल के हार्ट पैर से नस निकालिए. तो क्या करते हैं, जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक्ड हो जाती है तो वो एक कोलेटरल बिठाने के लिए पैर से नस निकालते हैं. सिंपल. देन वी टॉक अबाउट आइसोग्राफ्ट. आइसोग्राफ्ट जो होता है बहुत रेयर कंडीशन होती है, नॉर्मली आइसोग्राफ्ट मिलता नहीं है. आइसोग्राफ्ट इज ओनली सीन इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस. मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्यों, क्योंकि दीज ट्विंस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये जो होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस. इसलिए अपन एक में से निकाल दूसरे में लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी. नेक्स्ट इज एलोग्राफ्ट. एलोग्राफ्ट मतलब नो जेनेटिक सिमिलैरिटी, नो जेनेटिक सिमिलैरिटी, देयर इज सेम स्पीशी. यहाँ पे सेम स्पीशी होनी चाहिए, सेम स्पीशी होनी चाहिए. एलोग्राफ्ट इज मोस्ट कॉमन, ह्यूमंस में एलोग्राफ्ट होता है और एलोग्राफ्ट ही लोग करते हैं. तो एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट क्या होता है जब सब एलोग्राफ्ट करते हैं तो बताऊंगा वही. सुनो, जो अपना हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट जो होती है ना, वो ह्यूमन टू ह्यूमन एलोग्राफ्ट होता है. व्हाट अबाउट जीनोग्राफ्ट, जानवर से उठा के लगा दिया. यस, डिफरेंट स्पीशी डिफरेंट जीनोटाइप, कुछ सेम नहीं है. डिफरेंट स्पीशी एंड डिफरेंट जीनोटाइप, इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं जीनोग्राफ्ट. इसमें एक एग्जांपल जो बुक में देकर रखा है विच इज बेबून हार्ट. बेबून हार्ट को अपन मैन में लगा देते हैं, बेबून हार्ट इन मैन, और इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन. अब ये हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन क्या होता है, देखो. जो तुम्हारा ग्राफ्ट है वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर आएगा. ठीक है, वो उसके एंटीजन जो होंगे, उसके जो एंटीजन होंगे, या क्योंकि जो हिस्टो है टिश्यू है तो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, टिश्यू की कंपैटिबिलिटी देखी जाती है जब उस पर ब्लड जाएगा, अपने आरबीसीज जाएंगे, अपने एंटीबॉडीज जाएगी उसमें, तो वो देख करेंगे भैया यहाँ पे जो एंटीजन है जो कि हमसे बाइंड कर रहे हैं वो अलग है कि मतलब अपने ही हैं कि सामने की दूसरे के हैं. ठीक है, तो ये होती है हिस्टोकम्पैटिबिलिटी चेकिंग जो कि अपनी बॉडी के अंदर होती है. तो उस बेसिस पे जब भी कोई ग्राफ्ट रेसिपिएंट के अंदर आता है तो वो बॉडी डिसाइड करती है कि उसको एक्सेप्ट करना है कि भैया ये अपना ही है या इसको रिजेक्ट करना है, अब उसके बेसिस पे देखा जाता है. सुनना ध्यान से, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी चेकिंग होती है जिसमें आइसोग्राफ्ट प्लस ऑटोग्राफ्ट ये दोनों हमेशा पास हो जाते हैं. दीज आर ऑलवेज एक्सेप्टेड क्योंकि भैया सेम बॉडी है, सेम जीनोटाइप है, तो कोई डिफरेंट जीन नहीं आएंगे, कोई डिफरेंट प्रोटीन नहीं मिलेगा, कुछ डिफरेंट नहीं मिलेगा, सब कुछ सेम मिलेगा. ऑलवेज एक्सेप्टेड. ठीक है, बात आती है एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट तो होता भी नहीं, मेन एलोग्राफ्ट ही होता है. ठीक है, सो बात आती है एलोग्राफ्ट पे. सुनो ध्यान से, अगर तुम्हारा ग्राफ्ट पहचान गया, यानी कि एंटीजेनिकली डिससिमिलर पता लग गया, एंटीजेनिकली डिससिमिलर है एलोग्राफ्ट, देन इट विल रिजेक्ट द ग्राफ्ट. बॉडी विल रिजेक्ट द ग्राफ्ट. ठीक है, और अगर एंटीजेनिकली सिमिलर हो गया, एंटीजेनिकली सिमिलर है, देन इट इज व्हाट, एक्सेप्टेड ग्राफ्ट. ठीक है, तो ये जो बात होती है कि एक्सेप्टेड ग्राफ्ट या तुम्हारा नहीं, ये डिपेंड करता है. ग्राफ्ट अगर एक्सेप्ट है तो कोई बात ही नहीं आएगी, लेकिन रिजेक्ट है तो उसको डिस्कस करते हैं. ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है. ग्राफ्ट रिजेक्शन इज द टर्म in which the transplanted organ or transplanted graft is rejected by the body.
खुद की बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया तुम्हारे ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्टर बॉडी को, ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्टर ऑर्गन को। बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन की, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन पे सीधा। जस्ट अ सेकेंड, यस, हाँ। तो भैया टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन, 3 टाइप के रिजेक्शन होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, हाइपर एक्यूट, एक्यूट एंड क्रॉनिक। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन जो होता है इज शोन इन मिनट्स, इट्स शोन इन मिनट्स टू आवर। मतलब ऑपरेशन हुआ भैया, अभी तो ट्रांसप्लांट करा ही है, उसमें मिनट्स टू आवर के अंदर तुम्हें इसमें रिजेक्शन दिख जाता है बॉडी के अंदर। मेन रिजेक्शन का क्या होता है इसमें सिस्टम? थ्रोम्बोसिस हो जाती है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाता है, प्लस जो ऑर्गन या ग्राफ्ट तुमने जो करा है ट्रांसप्लांट, उसका ऑर्गन नेक्रोसिस हो जाती है, ऑर्गन नेक्रोसिस, ऑर्गन नेक्रोसिस हो जाती है, जो कि तुमने अभी करा है। और ये किससे मेडिटेट होता है? तो इट इज मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज, मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी। तो जैसे ही ऑर्गन में डाला, ब्लड उस ऑर्गन में गया, वो वहीं का वहीं उसको इश्चिमा में डाल देगा, फिर जैसे इश्चिमा बढ़ेगा वो तुम्हारा नेक्रॉस कर देगा, वो उसको नेक्रॉस कर देगा। ठीक है, दिस इज हाइपर एक्यूट, दिस इज व्हाट, दिस इज हाइपर एक्यूट। होता क्या है इसमें? इसमें होते हैं HLA एंटीजन। क्या होते हैं? HLA एंटीजन। वो HLA एंटीजन जो कि हर टिश्यू में पाए जाते हैं, जो कि हर टिश्यू में पाए जाते हैं। अब क्या हुआ, जो इसके MHC मॉलिक्यूल्स थे, किसके? देखो MHC HLA ये सारी कहानी अगर तुमको ध्यान से पढ़नी तो इसके पिछला लेक्चर में जाओ, उसमें पूरा MHC और पूरा HLA पढ़ा है मैंने अच्छे से, MHC1 MHC2 पूरा इम्यून रिस्पॉन्स वाले में। हाँ, तो HLA एंटीजन जो है वो MHC का एक MHC का ही पार्ट होता है। MHC इज व्हाट? मेजर हिस्टो compatibility complex. MHC is what? Major histocompatibility complex. And what is HLA? Histocompatibility antigen. तो मतलब बहुत सारे HLAs मिलके एक MHC मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये बेस है, मतलब ये नॉर्मल बेस है। तो भैया HLA एंटीजन जो होते हैं MHC मॉलिक्यूल के, ग्राफ्ट के वो बाइंड करते हैं एंटीबॉडीज ऑफ ब्लड में। एंटीबॉडीज बाइंड करेंगे किससे? एंटीबॉडीज इन ब्लड, एंटीबॉडीज इन ब्लड, ब्लड की एंटीबॉडी से बाइंड कर लेंगे। अब जैसे ही वो बाइंड करेंगे इट विल गेट रिजेक्टेड, क्योंकि भैया ये जो है, क्योंकि यहाँ पे जो एंटीजन आया है इट इज़ दूसरा, यहाँ प्रोटीन दूसरे हैं, इस टिश्यू का जेनेटिक सीक्वेंस कुछ और है जो कि हमारी बॉडी का नहीं है। ठीक है, सो जो इसको प्रिवेंट करने के लिए, बिकॉज इट इज़ नॉट कॉमन, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमेशा ब्लड ग्रुपिंग करी जाती है, प्लस HLA टाइपिंग करी जाती है, हर ट्रांसप्लांट से पहले HLA टाइपिंग एंड ब्लड ग्रुपिंग इज मस्ट। ये दोनों तो कर ही जाता है, तब जाकर पता चलता है कि तुम्हें सुना होगा कि मैं तेरे को दे देता लेकिन मैच नहीं करा, मैं तेरे को अपनी किडनी दे देता लेकिन मैच नहीं करा। तो मैच क्या होता है? HLA मैचिंग नहीं होती है। ठीक है, लेट मी टॉक अबाउट एक्यूट रिजेक्शन जो होता है वो नॉर्मली देखा जाता है, उसको ठीक भी वो ठीक भी हो जाता है नॉर्मली, मतलब उसको ट्रीटेबल होता है। एक्यूट, हाइपर एक्यूट इज नॉट ट्रीटेबल, वो सीधा नेक्रॉस कर देगा उस ऑर्गन को, सोचेगा भी नहीं कुछ। लेकिन एक्यूट जो होता है वो नॉर्मल होता है, उसको ट्रीट कर सकते हैं अपन। हाँ, तो ये कब दिखता है? तो इट इज सीन इन डेज टू वीक होता है दिखना में इसका जो सीन आता है। एंड इट इज मीडिएटेड टू टी सेल्स। इट इज व्हाट मीडिएटेड टू टी सेल्स। और मे बी कौन से, मतलब मेनली कौन से टी सेल्स? TC, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है उससे ये अपना दिखता है एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन। एंड इट इज ऑल्सो एंटीबॉडी स्पेसिफिक, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जैसे ही तुम्हारा कोई दूसरा एंटीजन आता है, इट विल बाइंड्स टू APC, एंड APC जो उसको वो लेके जाएगा किसके पास? इट विल बाइंड्स टू APC में आ गया अपना MHC1 से बाइंड हुआ, MHC1 लेके जाएगा इसको CD8 विच इज TC सेल्स, मतलब T हेल्पर के पास लेके जाएगा, T हेल्पर विल लीड्स टू CD8 विच इज TC सेल्स, एंड देन इट विल लीड्स टू व्हाट? रिलीज ऑफ साइटोकाइन्स। वो TH4 में भी होता है और इसमें भी होता है। ठीक है, पर मेनली डिस्ट्रॉय करता है ग्राफ्ट सेल को, रिलीज ऑफ साइटोकाइन्स एंड रिलीज ऑफ डिस्ट्रॉय द
डिस्ट्रॉय द ग्राफ्ट एंड रिलीज ऑफ साइटोकाइंस। अगर इसको अच्छे से समझना तो याद रखना कि जो रिलीज ऑफ साइटोकाइंस है ये फंक्शन होता है इसका, ताकि यहाँ पे एंटीबॉडी भी शुरू हो जाए, ताकि यहाँ पे एंटीबॉडी भी अपने काम पे लग जाए, एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाए। और जब तक एंटीबॉडी बनेगी तब तक तुम्हारा हफ्ता एक दिन निकल जाएंगे, 5-6 दिन निकल जाएंगे, उसके बाद तुम्हारा एक्स में एक्शन दिखता है। सो इट इज़ वीक डेज टू वीक। देन वी टॉक अबाउट क्रॉनिक रिजेक्शन। क्रॉनिक रिजेक्शन क्या होता है? सो क्रॉनिक रिजेक्शन जो होता है वो होता है अपना मंथ या वीक्स टू मंथ, और कभी कभी साल भी लग जाते हैं इसको दिखने में, कभी कभी साल भी लग जाते हैं। ये क्या करता है? स्लोली प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस ऑफ ग्राफ्ट। ये धीरे धीरे ग्राफ्ट को ख़त्म कर देता है, धीरे धीरे ग्राफ्ट को ये नेक्रोसिस करके ख़त्म कर देगा, जो ऑर्गन देने आएगा उसको धीरे धीरे। ठीक है, अब ये किससे मीडिएटेड होता है? सो इट इज़ मीडिएटेड टू टी सेल्स, इट इज़ ऑल्सो मीडिएटेड टू टी सेल्स, बट कौन सा टी सेल? TDTH, डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन वाला टी सेल जो था उससे। याद रखना यहाँ पे जो टी सेल होता है ये साइटोकाइन भी रिलीज करता है, ठीक है, इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करता है विच विल एक्टिवेट मैक्रोफाजेस, और धीरे धीरे फाइब्रोसिस कराता है किसकी? ग्राफ्ट सेल की, उसको ख़त्म कर देगा। उसको क्या करता है? उसको ख़त्म करवा देता है। मैक्रोफाज को भी एक्टिवेट कराएगा, फिर एक्टिवेटेड मैक्रोफाज आ जाएंगे, वो अपना रिएक्शन देंगे और धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? देन वी टॉक अबाउट फैक्टर ऑफ एलोग्राफ्ट। फैक्टर जो होते हैं एलोग्राफ्ट रिजेक्शन के, सबसे पहला टिश्यू क्या है? सबसे पहला फैक्टर कि टिश्यू है क्या? हार्ट है, स्किन है, कि लीवर है, किडनी है? अब मेरी बात सुनना, तुमने सुना होगा किडनी ट्रांसप्लांट इज नॉर्म कॉमन, बार तुमने सुना होगा किडनी ट्रांसप्लांट है। किडनी जो होती है वो लेट दिखाती है अपना रिजेक्शन। स्किन ट्रांसप्लांट शोज फास्ट रिजेक्शन, वेयर एज द जो वाइटल ऑर्गन जैसे कि हार्ट हो गए, किडनी हो गई, ये बहुत स्लो रिजेक्शन दिखाते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कि नेक्स्ट फैक्टर इज जेनेटिक डिस्टेंस। तो इसमें तो सीधी बात है, जितना डिस्टेंस होगा मोर द डिस्टेंस मोर विल बी मोर फास्ट द रिजेक्शन। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा इसमें जल्दी होगी रिजेक्शन में। थर्ड फैक्टर इज इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। इस फैक्टर के चलते अपने को पूरा एक टॉपिक और पढ़ना पड़ जाएगा, विच इज़ एंटीबॉडी मेमोरी। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्या कहती है कि अगर पहले से किसी इंसान से अपन ने कोई ग्राफ्ट लेकर रखा है और वो रिजेक्ट हो गया था, फर्स्ट ग्राफ्ट रिजेक्ट हो गया था, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई है, अब वो वापस उसी इंसान से अपन ने सेकंड ग्राफ्ट ले लिया, तो क्या होगा? अपने को खतरनाक, अगर तुम्हारी मेमोरी अच्छी है, इफ यू हैव गुड इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, सो इट विल शोज एक्सग्रेटेड इम्यून रिएक्शन दिखेगी अगर तुम्हारी मेमोरी अच्छी है तो। ठीक है, अब बात करते हैं इस बेसिस पे कि ये जो है फर्स्ट में बहुत कम दिख रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन, और सेकंड में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इट इज़ सेकंड सेट ऑफ रिएक्शन। इसका एग्जांपल दूं, फॉर सपोज कि तुम्हें लग गई, तुम्हारा एक दोस्त है, तुम्हें लग गई है, तुम्हें जल गया, तुम्हारा पाम जल गया, वापस पाम जल गया है, और पाम जलने का तुमने डॉक्टर को बोला कि मेरे को अपनी स्किन नहीं, मैं दोस्त की स्किन लगाऊंगा, तो डॉक्टर ने उसकी स्किन काटी, तुम्हारे हाथ पे लगा दी, ये फर्स्ट हो गया। तुम्हारी बॉडी ने उसको रिजेक्ट भी कर दिया था, लेकिन तुमने इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी लेके चला दिया अपना काम, चलो ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी तुम्हारे बॉडी में बन गई है उसके खिलाफ, स्किन के खिलाफ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब तुम वापस उसी दोस्त का घूमने आ रहे हो, तुमको वापस हाथ में लग गई, वापस दूसरा हाथ जल गया, तुमने बोला कि नहीं, मेरे को तो अपने दोस्त की स्किन ही चाहिए। अब जो होगा ना, वो स्किन जैसे तुम लगाओगे, विथिन 6 days वो स्किन पूरी ब्लैक हो जाएगी, द स्किन विल गेट नेक्रोस्ड। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक्सग्रेटेड रिएक्शन मिलेगी उसके खिलाफ, बिकॉज इट इज सेकेंड ग्राफ्ट सेम इंसान से, जो कि जेनेटिकली दूर है तुमसे, दोस्त है तुम्हारा, कोई भाई सगा तो है नहीं। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड सेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, सेकंड सेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? उसके पहले ऑटो एक्सेप्टेंस। ऑटोग्राफ्ट एक्सेप्टेंस मतलब खुद की बॉडी का जो स्किन ग्राफ्ट होता है उसको एक्सेप्ट करना, इसको बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट एक्सेप्टेंस। वो क्या होता है?
फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन की रिजेक्शन क्या होता है, सेकंड सेट ऑफ रिजेक्शन में क्या होता है। तो ये वाला डायग्राम देखो जो बुक में बना हुआ है, पूरा डायग्राम, फोटो देखो ये वाली, ये देखो। अगर बात करें अपन ऑटोग्राफ्ट एक्सेप्टेंस की, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले ग्राफ्ट आया, स्किन काटी, मैंने बताया पाम जल गया, मान लो उसका ये पाम जला हुआ है, पाम में इसकी ब्लड वेसल नीचे दिख रही है मेरे को, और यहाँ पे इसने खुद की बॉडी से पैर से स्किन काट के यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दी भैया, एपिडर्मिस लग गई। देन 3 से 7 दिन में क्या होगा, रीवेस्कुलराइजेशन। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना कि क्या होगा 3 से 7 दिन में रीवेस्कुलराइजेशन। तो रीवेस्कुलराइजेशन हुई, वेसल्स बन गई, जो ब्लड वेसल यहाँ थी वो ऐसी हो गई अब, ठीक है, सब जुड़ के नई वेसल्स बन गई है। नेक्स्ट टॉक अबाउट 7 से 10 दिन में क्या हुआ, हीलिंग हो जाएगी उसकी। जो कट दिख रहा है तुमको, ये वाला कट, ये क्या होगा, ये भर गया पूरा, एक सिंगल एपिडर्मिस बन गई है। देन नेक्स्ट इज 12 to 14 डेज, इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा रिजोल्यूशन, मतलब जो कोई भी दिक्कत है सब सॉर्ट हो जाएगी। मैक्रोफेज आके सारे जो न्यूट्रोफिल व्यूट्रोफिल होंगे, जो हीलिंग में भी काम कर होंगे, उन सबको खा जाएंगे, और प्रॉपर स्किन जैसी थी ऐसी हो जाएगी। दिस इज ऑटोग्राफ्ट एक्सेप्टेंस, जो कि ऐसा होता है। क्या होता है, 3 से 7 दिन में रिवेस्कुलराइजेशन, 7 से 10 दिन में हीलिंग, और 12 से 14 दिन में रिजोल्यूशन। देन वी टॉक अबाउट फर्स्ट सेट ऑफ रिजेक्शन। तो मैं अपने दोस्त की स्किन ली थी, दोस्त की स्किन ली, तो उससे क्या हुआ, दोस्त की स्किन वहीं लगा दी उसने पाम में दोस्त की स्किन लगी, उसके बाद में 3 से 7 दिन में हो गया रिवेस्कुलराइजेशन, जो कि होना था, वो तो नॉर्मल में भी हो रहा था। डिफरेंस क्या है, यहाँ डिफरेंस है, ये देखो। अब क्या हुआ, रिवेस्कुलेशन तो हो गया, लेकिन जो एंटीबॉडीज़ है वो अब बनी है, ठीक है। अभी तक क्या था, एंटीजन तुम्हारे ब्लड में आया था, बी सेल के पास गया, उसने जितना हो सका रजिस्ट करा, फिर उसने पढ़ना शुरू करा उसके जेनेटिक सीक्वेंस को, उसको देख के उसने बनाई एंटीबॉडी। अब वो एंटीबॉडी करेगी एक्ट। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी होती है, अगर तुम वो ले लेते हो इस फेज़ में, जब एंटीबॉडी बन रही है, तब तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम, वो तो काम तो ऐसे भी नहीं होगा एंटीबॉडी का, क्योंकि जेनेटिक रीडिंग तो हो गई है। एंटीबॉडी तुम भले ही कम कर सकते हो, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते, याद रखना। एंटीबॉडी इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी से कम हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती। तो भैया क्या हुआ, यहाँ पे सारे मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, ग्रेनुलोसाइट सब आ गए हैं, उन सब ने तुम्हारा जो ये बनी है आर्टरी, इन सब में घुस के करा दिया नेक्रोसिस और थ्रोम्बोसिस कराया, जिस कारण से तुम्हें ब्लड नहीं पहुँच पाया स्किन पे, और स्किन होगी नेक्रोस, ये पूरी ब्लैक स्किन हो जाती है। ये थी फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन, अगर तुम इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी नहीं लेते हो तो। नेक्स्ट इज सेकेंड सेट ऑफ रिएक्शन, सेम दोस्त दूसरी बार ग्राफ्ट है। क्या हुआ, वही दूसरा हाथ जल गया था भैया, वहाँ पे दूसरी स्किन लगा दी उसने, दोस्त के काट की। अब क्या हुआ, रीवेस्कुलराइजेशन ही नहीं हो पाता है इसमें। जैसे ही तुम नई स्किन लगाओगे, ब्लड में एंटीजन आया, एंटीजन पहचान के तुम्हारा 20 भैया ये तो पुराना वाला एंटीजन है, एंटीबॉडी फटाफट दो। जैसे वो एंटीबॉडी देगा, 3 से 7 दिन में तुम्हारा जो वेसल्स होगी वहाँ पे वो भी नेक्रोस हो जाएगी, वहाँ तक ब्लड पहुँच ही नहीं पाएगा, स्किन विल बिकम फुल ब्लैक, थ्रोम्बोसिस नेक्रोसिस हो जाएगा 7 दिन के अंदर। तो ये थे सेकंड ग्राफ, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सलेटेड होता है, फास्टर रेट पे होता है। नेक्स्ट टॉक अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, तो भैया मैं तुमको सीरियसली बताता हूँ कि ग्राफ्ट रिजेक्शन का मैकेनिज्म 2 फेज़ में होता है। पहला होता है सेंसिटाइजेशन फेज, सेकंड इज इफेक्टर फेज। देखो अब तक अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं कि सेंसिटाइजेशन फेज क्या होता है और अपना इफेक्टर फेज क्या होता है, फिर भी तुमको मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है इसमें, सुन लो। सेंसिटाइजेशन मतलब कैसे वो एंटीजन तुम्हारे इम्यून सिस्टम से मिला, उसको बोलते हैं सेंसिटाइजेशन। इफेक्टर मतलब मिलने के बाद कैसा इफेक्ट आया, ये होता है मेन बेस सेंसिटाइजेशन फेज और इफेक्टर फेज का। तो मन से लिखो, सेंसिटाइजेशन मतलब मिलना, तो पहले क्या हुआ, एंटीजन आया। अब एंटीजन 2 तरीके से मिल सकता है। अब एंटीजन देखो, मिलना किससे, इसको टी हेल्पर सेल से, करेक्ट, किससे मिलना है, टी हेल्पर सेल से मिलना है। तो भैया 2 तरीके से मिल सकता है, या तो ऐसा हो इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किससे मिलना है, टी हेल्पर सेल से मिलना है इसको, ठीक है। उससे मिलेगा तभी तो जाके, क्योंकि टी हेल्पर सेल द की ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, तुमने इम्यून रिस्पॉन्स वाले लेक्चर में सुना होगा मेरे मुँह से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली में क्या होगा, तुम्हारा जो तुम्हारा ग्राफ्ट है उसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट होंगे पहले से ही। जो एपीसी है वो तुम्हारे ग्राफ्ट एपीसी पहले से प्रेजेंट होगा, तो ग्राफ्ट एपीसी क्या करेगा, जाके सीएस बाइंड कर लेगा टी सेल से, और तुम्हारा ये डाल देगा, मतलब ये तुम्हारा टी सेल जो है वो फिर सबसेट में डिवाइड हो जाएगा, TH1 TH2, फिर उसको देख के वो साइटोकाइन रिलीज करेगा, जिससे तुम्हारा अपना बी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। ये तुम्हारा यहाँ खत्म हो जाता है सेंसिटाइजेशन फेज, है ना।
बी सेल टी सी सेल एक्टिवेट हो गए, खत्म, तुम्हारा सेंसिटाइजेशन फेज खत्म, अब इफेक्टर फेज आ जाएगा इसके बाद। ये डायरेक्ट थी, डायरेक्ट में क्या था, ग्राफ्ट एपीसी, जो ग्राफ्ट थी वो उसके खुद के एपीसी ग्राफ्ट के पास में थे, जो कि टी सेल के पास गए डायरेक्ट, और उसने जाके बाइंड कर लिया टी सेल से, और टी सेल ने एक्टिवेट हुआ, दो सबसेट बने TH1 TH2, TH1 के साइटोकाइन TH1 के साइटोकाइंस आए, उन्होंने रिस्पेक्टिव सेल्स को एक्टिवेट कर दिया। नेक्स्ट इनडायरेक्टली एंटीजन आया, अब एंटीजन के पास खुद के एपीसी नहीं है, एंटीजन मत करो ग्राफ्ट बोल देते हैं, ग्राफ्ट आया विदाउट एपीसी, उसका एपीसी नहीं है, तो भैया क्या होगा, होस्ट एपीसी से बाइंड करेगा, बाइंड टू होस्ट एपीसी, इट विल लीड्स टू टी हेल्पर सेल, इट विल अगेन डिवाइड विद टी हेल्पर 1 एंड टी हेल्पर 2 सबसेट्स, इट विल एक्टिवेट टीसी सेल, इट विल एक्टिवेट बी सेल्स, नहीं, इट विल एक्टिवेट बी सेल्स, इट विल एक्टिवेट टीसी सेल्स। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या हुआ। इनडायरेक्ट में क्या हुआ कि अपनी बॉडी के पहले वो बाइंड किया एपीसी से, उसके बाद गया टी हेल्पर सेल के पास, और डायरेक्ट में क्या हुआ, उसके खुद के पास एपीसी थे जिससे वो सी से चले गया टी सेल के पास। समझ में आया क्या हुआ, नहीं समझ में आया क्या, वापस बताऊँ। डायरेक्ट में क्या हुआ, ग्राफ्ट के एपीसी थे, टी सेल के पास गए, TH1 TH2, देन वो एक्टिवेट हो गया, उसने एक्टिवेट करा दिया अपने बी सेल के पास। मेन चीज़ क्या है, ग्राफ्ट के पास खुद के एपीसी थे। सेकंड आता है अपना इनडायरेक्ट में, ग्राफ्ट के पास एपीसी नहीं है उसके खुद के, तो वो अपनी बॉडी के एपीसी से बाइंड करेगा, MHC1 MHC2 मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा, देन इट विल लीड टू टी हेल्पर सेल। अब टी हेल्पर सेल से के पास जाएगा, वो डिवाइड होंगे TH1 TH2 में, वो जाके एक्टिवेट कर देंगे उनके रिस्पेक्टिव सेल्स को, भले बी हो या अपने टीसी सेल्स हो। अब आता है इफेक्टर फेज। व्हाट इज इफेक्टर फेज, अब सुनो, एक होती है डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, एक होती है सेरोटॉक्सिक टी सेल्स, और एक होती है एंटीबॉडी मीडिएट सेरोटॉक्सिसिटी, तो दीज प्रोसेस आर इंक्लूडेड इन इफेक्टर फेज, मीडिएटेड सेरोटॉक्सिसिटी। अब इसमें क्या है, डिले टाइम में जो टी सेल्स है वो कन्वर्ट हो गए TDTH में, इसमें जो TC था वो TC में रह गया, उसने अपने सेल को मार दिया, अब जो ग्राफ्ट सेल्स है उनको मार दिया। एंटीबॉडी में एंटीबॉडी आई, एंटीबॉडी विल लीड्स टू अ सिग्नल फॉर NK सेल्स, नेचर किलर सेल के पास गए, उसने नेचर किलर सेल ने अपने वही परफोरिन और एंजाइम से खत्म कर दिया, तो ये नॉर्मल होती है। देन वी टॉक अबाउट कैंसर, सिंपल इतना ही था। और ट्रीटमेंट क्या होगा, याद रखना ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, देन वी टॉक अबाउट कैंसर। कैंसर क्या होता है, इंक्रीज इन सेल काउंट, सिंपल, ठीक है। लेकिन कैंसर का इम्यूनोलॉजी से क्या रिलेशन, देखो एंटीजन कैंसर के भी होते हैं, क्या होते हैं, दो टाइप के कैंसर होते हैं, कैंसर एंटीजन। देन वी टॉक अबाउट ट्यूमर स्पेसिफिक ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन। अब ये ट्यूमर स्पेसिफिक ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन क्या होता है, देखो ट्यूमर स्पेसिफिक नाम से समझ में आ रहा है कि नॉर्मल सेल में एब्सेंट होगा, ठीक है, सो दीज आर एब्सेंट इन नॉर्मल सेल, पहली बात। लेकिन अगर इन नॉर्मल सेल का जब होता है म्यूटेशन, नॉर्मल सेल का जब होता है म्यूटेशन, सो इट लीड्स टू ट्यूमर सेल, अब इस ट्यूमर सेल में प्रेजेंट हुआ क्या, ये TSTA विच स्टैंड्स फॉर ट्यूमर स्पेसिफिक ट्रांसप्लांटेशन एंटीजन, ठीक है। अब ये TSTA जो प्रेजेंट है ये राइज कराएगा किसको, इट विल गिव राइज टू नोवल पेप्टाइड्स। नोवल पेप्टाइड्स आर स्पेसिफिक पेप्टाइड्स फॉर ट्यूमर सेल्स, जो कि MHC कॉम्प्लेक्स से जाके बाइंड कर लेता है, सीधा किससे बाइंड करता है, MHC1 कॉम्प्लेक्स से, विच विल एक्टिवेट TC सेल्स, जो कि क्या करेगा, सेल डेथ कराएगा, ठीक है, TC सेल से एक्टिवेट कर लेता है, और ये इसका बुरा बात भी होता है। अब तुम ये सुनो कि जो TSTA होते हैं एंटीजन्स, ये इंड्यूस होते हैं ट्यूमर सेल से, ये ट्यूमर सेल से इंड्यूस तो होते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है ट्यूमर सेल में जो TSTA इसमें इंड्यूस होते हैं, ये बात बड़ी है कि व्हाट फैक्टर इंड्यूस TSTA, क्या फैक्टर इंड्यूस करते हैं TSTA को। सो द फैक्टर्स आर केमिकल and physical agent of tumor cells which activate or induce the TSTA agent। और सुनो कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, तो याद रखना मिथाइल क्लोराथीन, ठीक है। मस्टर्ड गैस भी बोल सकते हैं अपन एक बार को, गैशियस केमिकल, गैशियस की बात करेंगे अगर अपन, मस्टर्ड गैस, ठीक है। फिजिकल में देखेंगे तो UV रेज,
तो ये सब क्या है, ये सब कार्सिनोजन है जो कि TSTA को एक्टिवेट करते हैं, इंड्यूस कराते हैं सेल के अंदर। और सुनो, अगर वायरल इंड्यूस है तो वायरल इंड्यूस में पता होना चाहिए, वायरल इंड्यूस को पता करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जितने भी ट्यूमर सेल्स है उन सब में वायरल एंटीजन या TSTA को उठा लो। TSTA में वायरल एंटीजन को मिल जाएगा और सेम मिलेगा, सब सारे ट्यूमर सेल में सेम वायरल एंटीजन मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ EBV की, विच इज़ एबिस्टिन बर वायरस। एबिस्टिन बर वायरस का अगर जो कि कार्सिनोमा कॉज करता है, ये होता है नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। जब इसके कार्सिनोमा की अपन बायोप्सी करते हैं, जब हिस्टोलॉजी देखते हैं और जब बायोप्सी भी होता है तो अपन देखते हैं कि जो एंटीजन पाया गया है वो सारे सेल्स में एक ही है, विच लीड्स टू EBV वायरस। ठीक है, तो नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा कॉज कराता है अपना EBV। जब मैं टॉक अबाउट ट्यूमर एसोसिएटेड ट्रांसप्लांट एंटीजन, अब याद रखना इसमें लिखा हुआ है ट्यूमर एसोसिएटेड, उसमें था ट्यूमर स्पेसिफिक। ट्यूमर एसोसिएटेड मतलब ये नॉर्मल सेल में प्रेजेंट है, लेकिन लो लेवल में। सो जैसे तुम्हें जब इसका नॉर्मल सेल का क्या होगा, म्यूटेशन होगा, इट विल लीड्स टू ट्यूमर सेल, ये ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट टू ट्यूमर सेल। तो इसका जो लेवल लो है वो हो जाएगा हाई, इट विल कन्वर्ट टू हाई लेवल। जो लो लेवल है वो हाई लेवल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अपना तुमने पढ़ा होगा जो ट्यूमर मार्कर्स होते हैं वो सारे इसी में आते हैं। जो ट्यूमर मार्कर्स होते हैं विच इज़ AFP, विच इज़ अल्फा फीटोप्रोटीन, है ना। देन CEA इस फुल फॉर्म इज कार्सिनो एम्ब्रियोनिक फैक्टर्स, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, CAF भी होता है। ठीक है, और देन वी टॉक अबाउट CA125 विच इज़ ऑफ ओवेरियन कैंसर। ठीक है, ये होता है अपना फीटल का, ये भी फीटल का होता है वैसे तो, एम्ब्रियो का होता है ये। ठीक है, तो ये सारे ट्यूमर मार्कर्स होते हैं। 3 का एग्जांपल दिया है, AFP विच इज अल्फा फीटोप्रोटीन, CEA विच इज कार्सिनो एम्ब्रियोजेनिक एंटीजन, एंड CA125 विच इज ओवेरियन ट्यूमर। दिस इज फॉर फीटस, दिस इज फॉर एम्ब्रियो। तो ये तुम्हारे ट्यूमर मार्कर्स हो गए। देन वी टॉक अबाउट व्हाट इज इम्यून रिस्पॉन्स। क्या इम्यून रिस्पॉन्स आता है, तुम्हारे एंटीजेनिक ट्यूमर सेल्स हैं। तो इम्यून रिस्पॉन्सेज सबसे पहले होता था कि T सेल एक्टिवेट होते हैं, तो साइटोटॉक्सिक T सेल से जो आता है वह खत्म कर देगा, मार देगा CSI सेल को। देन नेचर किलर सेल्स, मैंने जब इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि नेचर किलर सेल्स और साइटोटॉक्सिक T सेल्स, इन दोनों का मैकेनिज्म एक्शन सेम होता है, बट इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस तुमको यहाँ वापस बताया था मैं। NK सेल्स आर इज MHC रेजिस्टेंट, मतलब उसको MHC की जरूरत नहीं पड़ती एक्टिव होने के लिए। जैसे ट्यूमर एंटीजन आएगा उससे बाइंड करेगा, NK सेल विल स्टार्ट इट्स फंक्शन, जो कि सेल लाइसिस होता है सेम मैकेनिज्म से। और मैकेनिज्म क्या होता है इन दोनों का, परफोरिन और ग्रेंजाइम। इन दोनों एंजाइम से सेल लाइसिस कराते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया। उसके बाद वही अपने जो इम्यूनोथेरेपी होती है कैंसर के लिए, तो कैंसर इम्यूनोथेरेपी देंगे, उसमें आता है अपना मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, इम्यूनोथेरेपी देंगे, उसमें एंटी कैंसर ड्रग आती है, एंटी कैंसर ड्रग प्लस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आती है। सो देयर इज लास्ट वन मोर टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें 2 नंबर क्वेश्चन फंस जाता है पूरी इम्यूनोलॉजी में, वो है कोल्ड चेन। कोल्ड चेन का अगर डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होता है, कोल्ड चेन स्टैंड्स फॉर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट storage and handling which start from manufacturer to the site of administration। मतलब कंपनी जो वैक्सीन बनाती है उस वैक्सीन से कंपनी के बनाने से लेकर इंसान यानी कि ह्यूमंस में उसको लगने तक का जो पूरा सफ़र होता है, विच इज़ फ्रॉम हैंडलिंग, स्टोरेज, कैसे वो ट्रांसपोर्ट होगी, उसको पूरे को बोलते हैं एक कोल्ड चेन। क्या बोलते हैं, कोल्ड चेन। देन वी टॉक अबाउट वैक्सीन्स, जो रेफ्रिजरेटेड वैक्सीन्स होती है, रेफ्रिजरेटेड वैक्सीन्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। वहीं जो फ्रोजन वैक्सीन्स होती है ये होती है -15 डिग्री सेल्सियस पे। और बात करें पोलियो वैक्सीन की, जो कि एक स्पेशल एग्जाम्पल है इसका, वो उसको -20 डिग्री पे रखना पड़ता है टिल मैन्युफैक्चरर टू द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो 2 बूंद पोलियो के जो आते हैं उसको -20 पे रखता है। ठीक है, वैक्सीन्स को याद रखना, वैक्सीन जो फ्रीज़र कंपार्टमेंट में होती है, वैक्सीन्स इन फ्रीज़र कंपार्टमेंट, they are kept in special arrangement कि इनको ठंडक भी देनी है लेकिन इनको फ्रीज़ भी नहीं होने दे रहा है। यस, ये फ्रीज़ भी नहीं हो सकती है लेकिन ठंडक भी रखनी है, तो इनको स्पेशल अरेंजमेंट में रखते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट कौन कौन सी वैक्सीन रखाती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन कोल्ड बट नॉट अलाउड टू फ्रीज इज DPT, कोल्ड में रखते हैं लेकिन फ्रीज नहीं होनी चाहिए, DPT हो गई। टिटनस टॉक्सिन हो गया, टिटनस टॉक्साइड होता है वैसे वो, और BCG वैक्सीन हो गई,
देन हेपेटाइटिस बी, इन सारी वैक्सीन को ठंडक में रखना है, लेकिन फ्रीज़ नहीं होने देना है, ठीक है। सो ये सारी वैक्सीन हो गई, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी ले लो। देन वी टॉक अबाउट, थैंक यू पूरा इम्यूनोलॉजिस्ट मेरे साथ पढ़ने के लिए, धन्यवाद। कल से हॉस्पिटल एसोसिएटेड